नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने उन प्रश्नों को पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लगातार आपको इसकी क्लासें मिल रही हैं, जिसके अंदर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्लासें आपको मिल रही है। तो पीछे अपने 15 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज अपनी बात करेंगे 16 नंबर क्लास की, जिसके अंदर अपना भौतिक विज्ञान का टॉपिक रहेगा कार्य, शक्ति, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, दाब और घनत्व। इनसे जितने भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर लगातार चल रही है, और टेस्ट है जो वो आपको शेड्यूल वाइज दिए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं। यानी किसी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण अगर कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे कौन सी ऊर्जा बोला जाता है? गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु के में उसकी स्थिति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है, विभव ऊर्जा। तो कोई भी ऊर्जा जो भंडारित है उसे विभव ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है। यानी बांध के अंदर जो इकट्ठा किया हुआ पानी होता है उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रायोगिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा। तो पानी जो बांध के अंदर संग्रहित होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। उड़ते हुए आकाश के अंदर कौन पक्षी के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, न तो गतिज ऊर्जा होती है और न ही स्थितिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो सौर सेल होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलते हैं। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। इनमें से आपको बताना है कौन सा उदाहरण है जो गतिज ऊर्जा का होगा? चलती हुई कार, या विद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण, या खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों के अंदर गतिज ऊर्जा एक होती है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, या सोलेनाइड, या इलेक्ट्रिक मोटर, या इलेक्ट्रिक आयरन। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है उसको विद्युत देने के बाद वो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी,
अपरिवर्तित रहेगी या 1/4 हो जाएगी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 4 गुणे। तो अगर किसी वस्तु की गति वेग को 2 गुना कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? जिनका जो उपयोग है वो सीमित मात्रा में होता है और उन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो इनमें से कोयला, पवन, सूर्य और जल। तो जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इनमें से तो ए नंबर ऑप्शन जो आपका है कोयला। तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अब देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्या चीज? ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त होते जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके बाद नवीकरणीय क्या होता है? वह ऊर्जा जो नवीकरणीय अर्थात स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति में सक्षम होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि सूर्य का ताप, वायु, वर्षा, ज्वार और भूतापीय गर्मी से उत्पन्न होती है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को सौर ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा होगी, पन बिजली, लघु पन बिजली, बायोमास और जैव ईंधन के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इतनी बातें इनके बारे में और याद रखनी है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या पहले बढ़ती है और फिर घटती है? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है नियत रहती है। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो ऊर्जा है वो नियत रहती है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, KWH किसकी इकाई है? KWH किसकी इकाई है? त्वरण की, वेग की, शक्ति की या ऊर्जा की? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है शक्ति की। तो किलोवाट घंटा KWH यानी किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई होती है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, 1 HP यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 HP में कितने वाट होते हैं? 740, 744, 746 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 746 वाट। तो 1 HP में कितने वाट होते हैं? 746। ये होते हैं ब्रिटिश प्रणाली के अंदर, जो ब्रिटिश प्रणाली होती है उसके अंदर 746 वाट 1 HP बराबर होते हैं। और जो मीट्रिक प्रणाली होती है, मीट्रिक प्रणाली के अंदर 1 HP में 735.5 वाट होते हैं। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, शक्ति गुणांक का मान होता है, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 2 व 25 के बीच, 0 व 1 के बीच, 3.5 व 5 के बीच या 1 व 2 के बीच? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 0 और 1 के बीच। जो शक्ति गुणांक है उसका फिक्स मान ही होता है 0 और 1 के बीच होता है। अब देखिए शक्ति गुणांक होता क्या है? शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर ऐसी विद्युत शक्ति पर काम कर रहे उपकरण किसी बाहर लोड द्वारा लिए गए वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है शक्ति गुणांक या शक्ति गुणक कहलाता है। यानी वास्तविक शक्ति और जो आभासी शक्ति होती है उसका जो अनुपात होता है वही पावर फैक्टर होता है। शक्ति गुणांक का संख्यात्मक मान 0 और 1 के बीच होता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। घड़ी की जो स्प्रिंग है उसमें संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? यदि जो किया गया कार्य क्या हो? शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री। यदि किया गया कार्य शून्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री कोण होगा। आगे देखिए कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर
क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति या ऊर्जा? तो जो कार्य करने की दर है वो शक्ति कहलाती है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न। 10 किलोग्राम वाले सूटकेस वजन को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी 10 किलोग्राम वाला कोई एक सूटकेस है जिसका वजन 10 किलो है, उसको उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसने कितना कार्य किया होगा? 100 जूल, 0 जूल, 98 जूल या 980 जूल? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 0 जूल। तो उसने 0 जूल कार्य क्यों किया? क्योंकि किसी भी कार्य तब माना जाएगा जब कोई भी वस्तु विस्थापित हुई है, यानी उसने अपना स्थान चेंज किया हो, तब वो कार्य माना जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो 10 किलो वजन का सूटकेस लेके एक ही जगह खड़ा है, उसके अंदर कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो उसका जो कार्य किया होगा वो क्या होगा? 0 जूल माना जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। अगर किसी वस्तु का जो विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। यह हमेशा ही ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। एक वस्तु पर बल चाहे कितना भी क्यों न लगा हो, फिर भी कार्य क्या होता है? शून्य होता है यदि उसका विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक हो, उदासीन हो या शून्य हो। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है शून्य। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? इनमें से आपको बताना है कौन अधिक कार्य कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली या गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है बंदूक की चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है। ये आप भली प्रकार से परिचित हैं, क्योंकि जब एक बंदूक की गोली चलती है तो वो बहुत ज़्यादा काम कर जाती है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यदि जी बराबर क्या हो? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। तो उसने कार्य क्या किया है? एक व्यक्ति 12 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो जमीन से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर रखा है, तो उसके अंदर ऊर्जा किस प्रकार की हुई? तो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो स्थितिज ऊर्जा होती है इसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। यहाँ पे m अपने पास कितना है? 12 kg और g का मान अपने पास दिया हुआ है 10 और हाइट कितनी दी है? 1.5। इन तीनों को हल करेंगे तो अपना आएगा 180 आएगा, 180 जूल कार्य होगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न। एक 4 kg एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में कितनी होगी? एक लड़का है कोई जो 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़े रखता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा? जूल में क्या होगी? व्यक्ति उस बैग जो लड़का है उस बैग को पकड़े खड़ा है 30 सेकंड तक, लेकिन उसने कोई विस्थापन नहीं किया है। इसका मतलब तो उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वो एक जगह खड़ा है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित या धनात्मक? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ऋणात्मक। तो एक करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न।
किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। किसी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या है, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन ज्ञात कैसे करेंगे, पहले अपने पास सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस। F इंटू एस, W यानी कार्य, F यानी बल, S यानी विस्थापन। तो अपने पास कार्य कितना है 56 जूल, और बल अपने पास क्या है 7 न्यूटन, और S अपने को क्या है ज्ञात करना है। तो S ज्ञात करना है, जो साइड में रह जाएगा। तो 56/7 बराबर क्या है S, तो S बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और विस्थापन है जिसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है, तो 8 अपने पास मीटर इसका आंसर है हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, जैसे W बराबर क्या होता है F इंटू एस, F यानी बल, S यानी विस्थापन। तो इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है W यानी कार्य। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 0.2 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो इसको कैसे हल करेंगे, अपने पास बल ज्ञात करना है। तो अपने पास एक सूत्र होता है कार्य का, W बराबर क्या होता है F इंटू एस। यहाँ पे अपने विस्थापन दिया है और कार्य दिया है, अपने पास बल नहीं दिया है, ये अपने ज्ञात करना है। तो कार्य कितना है 20,000 बराबर F अपने पास दिया नहीं है, विस्थापन अपने पास दिया है 4000। तो गणितीय भाषा में जो गुणा में होता है वो हमेशा भाग में जाता है। तो इस 4000 को अपने 20,000 के भाग में ले लेते हैं। अब इसको हल करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 4 5 20। तो और बल आपको पता है न्यूटन के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, यदि कोई वस्तु एक वर्ताकार पथ में घूमती या घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। एक वस्तु वर्ताकार पथ पे घूम रही है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक है या ऋणात्मक है। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है शून्य है, क्योंकि एक वस्तु वर्ताकार पथ पे घूम रही है, न कि वो विस्थापन कर रही है। तो इसका मतलब इसका जो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, 1 जूल बराबर है 10 की पावर 3 अर्ग के, 10 की पावर यहाँ पे 4 है, 10 की पावर 4 अर्ग के, या 10 की पावर 7 अर्ग के, या 10 की पावर 6 अर्ग के। तो 1 जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, जब कोई विस्थापन है वो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य, उदासीन, धनात्मक या ऋणात्मक। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है शून्य। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है तो बल द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा, वो शून्य होगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आपको बताना है एक पिंड का द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या लागू बल पर। विस्थापन पर भी निर्भर करता है, उनके बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर भी निर्भर करता है, और लागू बल कितना है उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर ये नहीं करता है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, बल और विस्थापन के बीच कितनी डिग्री कोण हो तब किया गया कार्य क्या हो, ऋणात्मक हो। बल और विस्थापन के बीच कितनी डिग्री का कोण होना चाहिए जब किया गया कार्य किस प्रकार का हो, ऋणात्मक हो। तो कोण 45 डिग्री, या 0 डिग्री, या 90 डिग्री, या 180 डिग्री। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है 180 डिग्री, यानी जब बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा तब किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा
की वृद्धि होती है। यानी किसके समानुपात में गतिज ऊर्जा बढ़ती है? घर्षण, समय, द्रव्यमान या गति। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है गति। तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न। 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो इसका मतलब कोई पिंड है वो ऊंचाई पर है, इसका मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न हुई है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? आपको पहले बताया था। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m यानी द्रव्यमान, g यानी गुरुत्वीय त्वरण, h यानी ऊंचाई। तो अपने पास द्रव्यमान कितना है? 50, और जो हाइट है वो कितनी है? 6, और जो अपना गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना दिया हुआ है? 10। तो इनको गुणा करने के बाद कितना आएगा? 6 5 30 और 1 0, एक ये 0, तो 3000 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। m यहाँ पे आपका द्रव्यमान, v यहाँ पे आपका वेग हो जाएगा। तो 1/2, इसका मतलब m कितना है अपने पास? 22 kg गुणा वेग अपना कितना है? 5, तो 5 की स्क्वायर आ जाएगा, बटा में 2 है, इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। तो 11 गुणा 25, 11 को 25 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 275। और वो भी क्या आएगा? ऊर्जा किस में आती है? जूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 275 जूल। आगे देखिए यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में से घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को घटाएंगे तो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी ऊर्जा है जो सदैव धनात्मक होती है। स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है स्थैतिक ऊर्जा जो है सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर जो बुलेट की गतिज ऊर्जा किस प्रकार की होती है? बंदूक की तुलना में कम, अगणितीय, या बंदूक की तुलना में अधिक, या बंदूक के बराबर। तो जो बंदूक से बुलेट को दागा जाता है तो बुलेट की जो गतिज ऊर्जा है वो बंदूक की तुलना में अधिक होती है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल या वाट घंटा। तो जो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला जल टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है, यानी उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा होती है जिस कारण एक बहता हुआ जल वो टरबाइन को घुमा सकता है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला जो जल है उसके अंदर गतिज ऊर्जा होने के कारण वो एक टरबाइन को घुमा सकता है। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या ताप ऊर्जा। तो एक खींचे हुए धनुष में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही धनुष में से तीर को छोड़ा जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न।
इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग, एक बहता हुआ जल, या एक उठाया गया हथौड़ा, या एक बांध से में संचित किया गया जल। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है बहता हुआ जल, तो बहते हुए जल के अंदर स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो एक संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, एक उठाए गए हथौड़े के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, और एक बांध में संचित किए गए जल में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? एक वस्तु में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या पेशीय ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आती है उनका जो योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट, या एक टॉर्च को ऑन करना, या एक टॉर्च को ऑफ करना, या एक पेंडुलम का झूलना। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका जो द्रव्यमान है वो 15 kg है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। वस्तु का यहाँ पे आपको वेग ज्ञात करना है, और वेग का जो सूत्र है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो अपने पास देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है अपने पास 1/2 mv², और गतिज ऊर्जा अपने पास दी हुई है काइनेटिक एनर्जी जिसको बोला जाता है 120 अपने पास दी हुई है। तो 120 बराबर m अपने पास कितना है 15 kg बटा में 2 गुणा में v² अपने पास है नहीं। जो भाग में होता है वो गुणा में बराबर में ले जाने के बाद तो 120 गुणा 2 बटा में 15 हो जाएगा, बराबर क्या रह जाएगा v²। तो इसको हल करेंगे तो 15 8 120 और 2 2 4, तो 8 दूनी 16, तो v² बराबर कितना आ जाएगा 16। तो अब इसके स्क्वायर को हटाने के बाद इसके रूट लग जाएगा, तो v बराबर कितना बच जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? इनमें से आपको बताना है कौन सा शक्ति का सूत्र है। P बराबर v²/r, या P बराबर vi, या P बराबर i²/r, या इनमें से सभी। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है सभी। तो क्यों ये तीनों सूत्र क्या होते हैं शक्ति के सूत्र होते हैं, जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है, तो 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाइड्रोजन अणु से 2 गुना, या हाइड्रोजन अणु से जितनी ही, या हाइड्रोजन अणु से 4 गुना, या हाइड्रोजन अणु से आधी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन अणु के जितनी ही उतनी ही उसकी औसत गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, यदि साइकिल की गति को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना, या 2 गुना। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 4 गुना। अगर गति 2 गुना हो जाएगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, 1000 वाट बराबर होता है, 1000 वाट है वो कितने HP यानी अश्व शक्ति के बराबर होता है? 1 HP के बराबर, या 1.34 HP के बराबर, या 1.54 HP के बराबर, या अश्व शक्ति के बराबर, या 1.741 अश्व शक्ति के बराबर। तो जो 1000 वाट है वो 1.34 अश्व शक्ति के बराबर होता है।
आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा वो होती है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है तो जो पृष्ठ तनाव है वो क्या है? घट जाता है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, एक वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। एक वर्षा की बूंद है गोल आकृति में हो जाती है तो उसका कारण क्या है? द्रव का घनत्व या पृष्ठ तनाव या वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव का कारण होता है। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप या कम वेग या कम दाब या कम घनत्व। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है घनत्व। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका क्या हो? कम घनत्व। आगे देखिए दाब का मात्रक है, आपको इनमें से बताना है दाब का मात्रक कौन सा है? अर्ग, न्यूटन, पास्कल या कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है पास्कल। तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। न्यूटन किसका है? बल का मात्रक होता है। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई होती है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम्ब या वाट। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया। इसका जल में भार होगा 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम या 400 ग्राम। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है 0। तो इसका जो भार है वो जल में क्या हो जाएगा? 0 होता है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र में पलवन यानी तैरते हुए आइसबर्ग यानी बर्फ का एक टुकड़े का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9, 1/10 या 1/6 या 1/4। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 1/10 भाग वो ऊपरी सतह पर होता है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है उतना ही होगा। उतना क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे ही कोई गिलास है उसके अंदर पानी है, उसके अंदर कोई बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया तो वो पहले ही अपना उतना स्थान ले लेता है जितना वो पिघलने के बाद लेगा। तो उसका जो पानी का स्तर है उतना ही रहेगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उड़ता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है या वह समुद्र की तली में डूब जाता है? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है वह कुछ ऊपर उड़ता है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उड़ता है क्योंकि सागर के अंदर उसका जो घनत्व है वो अधिक होता है। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न, यदि कोई इंजन 3 सेकंड में 120 जूल कार्य करता है तो इंजन की शक्ति की गणना करें। यदि कोई इंजन 30 सेकंड में 120 जूल कार्य करता है तो इंजन की शक्ति की गणना करें। तो इंजन की शक्ति की गणना करने के लिए तो P बराबर क्या हो जाएगा? जूल बटा में सेकंड हो जाएगा।
तो 120 बटा में 3 इसको भाग करेंगे तो 40 वाट अपनी शक्ति आ जाएगी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज या के विद्युत या स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो जो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व 13.6 है और इसका जो आयतन है वो 20 सेंटीमीटर 20 सेमी घन सेमी है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको बताना है इसका द्रव्यमान कितना होगा। इसका सूत्र क्या होता है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व अपने पास दिया है 13.6 और द्रव्यमान अपने पास दिया नहीं है, अपने को द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इसको x मान लेते हैं और बटा में आयतन, आयतन अपने पास है 20। तो जो गुणा में होता है वो भाग में और जो भाग में होता है वो कहाँ जाता है, गुणा में जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13.6 गुणा में 20। तो इसको 13.6 को 20 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आएगा जो 272 उत्तर आएगा। तो जो द्रव्यमान है वो ग्राम में है, तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। तो किस प्रकार ये आपको क्लास लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।